कि 80 करोड़ रुपए आखिरकार देने के लिए टीके साहब के पास कौन गया। तो मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं गया था वहाँ पर 80 करोड़ रुपए की बात पेशकश लेकर के। मैं संत युवराज इस बात से मुकरूंगा नहीं, यदि आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकार का कमीनापन, सरकार का निम्नतम स्तर तक गिरना, ये समझ में आ रहा है। और वैसे भी ये जो सरकार है हमेशा से पैसे के दम पर एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है, पैसे के दम पर सरकार बनाती है, सरकारें गिराती है। आज की तारीख में अगर 80,000 करोड़ भी किसान जो मतलब इस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी को दिए जाएं तो भी उनका एक बाल भी नहीं खरीद सकते, बाकी तो बात ही छोड़ दो। सरकार की गांठ में इतने पैसे नहीं है, वो अंबानी को, अडानी को, सबको लाके, उनकी तमाम दौलत है उसे भी लाके रख दे, तब भी एक भी आदमी बिकेगा नहीं। अगर नहीं है उसे यकीन तो कोशिश करके देख ले कि जिस आदमी में बुद्धि ही नहीं है उसकी बुद्धि का क्या किया जाए। ये जो पीएसयू हैं, ये बिजनेस हैं, ये बिजनेस करने के लिए नहीं थे। अगर सरकार ने धंधेबाजी ही कर रखी है और पूरे देश को बेचना ही कर लिया है तो जो चाहे जो अपने तरफ के लिए इसके आर्गुमेंट गढ़ सकती है, लेकिन उनका मकसद बिजनेस करना नहीं, लोगों को रोजगार देना था, देश को वाकई में आत्मनिर्भर बनाना था, जिसे अब मोदी जी चाइना का गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ जनता से ये कहना चाहूंगा, सब कुछ बिक जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए क्या बचेगा, इसको सोचना जरूर। इसलिए इस आंदोलन में साथ आपको देना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे आने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। नहीं, फिर जनता को सोचना चाहिए, जब सब कुछ प्राइवेट होगा तो प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, इन मंत्रियों की क्या जरूरत है, विधानसभा संसद की क्या जरूरत है। हटाओ इन्हें, सब उखाड़ के फेंको, जाके तुम अपना काम करो, जो प्राइवेट है वही कर लेंगे सब कुछ। ये सोचना पड़ेगा जनता को कि जिस व्यक्ति ने सारे देश को धंधा बना लिया, एक मंडी बना लिया और तराजू के बिना ही बेच रहा है देश को, और जब सभी को दे रहे हो तो प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। उखाड़ के फेंको इस प्रधानमंत्री को और इसकी सरकार को। देश की जनता के गाढ़ी मेहनत की जो खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उससे बने हुए जो उद्योग हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं तो आप देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आपको देश में सेवा करने के लिए भेजा गया था, धंधा करने के लिए नहीं भेजा गया। आपको जो प्रधानमंत्री बनाया गया, जो सरकार बनाई गई है, वो धंधा करने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए। और ये जो सारे काम कर रहे हैं, ये देशद्रोह के काम है, ये राजद्रोह भी नहीं है, ये देशद्रोह के काम है, देश को तबाह करने वाले हैं। और ऐसा जो भी कर रहा है, और स्वाभाविक है कि कौन कर रहा है हर कोई जानता है, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। एक है संत युवराज, जिन्होंने कल एक वीडियो डाली है। उन्होंने एक खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा ये किया है कि उनको सरकार की तरफ से भेजा गया था राकेश टिकैत जी के पास में, और उनको भेजा गया था मध्यस्थता करने के लिए सरकार की तरफ से कि राकेश टिकैत को 80 करोड़ रुपए का ऑफर दीजिए और ये आंदोलन खत्म करने के लिए आप उनसे बात कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका वीडियो है। तो मैं हूं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। सबसे बड़ा विवाद ये चल रहा है, मेरी ऑडियो चल रही है जो करोड़ों लोगों के बीच में जा चुकी है कि 80 करोड़ रुपए आखिरकार देने के लिए टीके साहब के पास कौन गया। तो मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं गया था वहाँ पर 80 करोड़ रुपए की बात पेशकश लेकर के। सरकार ने 3-4 दिन मुझे अपने अंडर में रखा, काफ़ी विधायकों के बीच में रखा, और जो वरिष्ठ देश के 3-4 नेता हैं उनमें समय आने पर मैं नाम भी खोलूँगा, तो उन लोगों के बीच में से कहीं से पेशकश की गई मुझसे, और मुझसे 80 करोड़ तक की बात कह दी गई थी, और कहा आगे आप बढ़ा भी सकते हो। मैं टिकैत साहब के साथ मैं उस दिन मिला जिस दिन जो कि शंकराचार्यों का स्वागत हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, मैंने कहा 1 सेकंड का समय चाहिए, और मैंने उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा समय लिया, उनके पास भी बैठा। मैंने उनको ये नहीं बताया क्यों आया हूँ, इतना बताया था सरकारी काम से आया हूँ। और मैंने जिस समय वहाँ पर बातचीत की तो मैंने कहा 80 करोड़ तक भी मैं देने को तैयार हूँ, अर्थात सरकार की तरफ से मध्यस्थता कर रहा हूँ मैं, और कैसे भी ये उत्पात नहीं होना चाहिए, देश के अंतर्गत में अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए। पर उस समय ही उन्होंने एक ही सिस्टम, एक ही बात कही। बिल्कुल हम अकेले में थे, दोनों थे, हज़ारों लोग आसपास में थे, सैकड़ों मीडिया कर्मी थे अलग, पर हम खड़े खड़े कान में बात कर रहे थे और लास्ट के तम्बू के अंतर्गत में बात कर रहे थे। टिकैत साहब ने एक ही बात कही, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल देश का किसान चाहिए। और उन्होंने उसी समय लिया, और उन्होंने उसी समय लेकर के मुझसे तत्काल कह दिया कि नहीं नहीं, केवल मेरी बातों को माना जाए। उन्होंने अपनी शर्त रखी थी केवल कि ये बिल वापस हो और किसानों को मूल्य निर्धारित करने का जो कि अधिकार दिया जाए। ये बात हो करके मैंने
फिर दोबारा कोशिश की, 3 बार कोशिश की, परंतु टीके साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। मैं टीके साहब को उसी दिन से नतमस्तक करता हूं और मैं कहता हूं दावे के साथ में, यदि कोई सच्चा किसान है तो राकेश टीकैत हैं। मैं संत युवराज इस बात से मुकरूंगा नहीं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे मैं कोर्ट के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट के नाम भी खोलने को तैयार हूं, परंतु ध्यान रखें राकेश टीकैत नहीं खरीदे गए। मैं 80 करोड़ रुपए में सरकार की तरफ से उन्हें खरीदने के लिए गया था। किस प्रेशर में गया था ये मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये थी कैसे भी देश में शांति हो, चक्का जाम ना हो, धरने प्रदर्शन ना हो, रोड ना रोके जाएं, तो किसी भी प्रकार से शांति हो जाए। परंतु मैं गलती पर था, जो पैसे का प्रस्ताव दिया सरकार ने ये प्रस्ताव दिलवाया था, इस बात को मैं दावे के सहित कह सकता हूँ। मैं संत युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृत पार्टी राजनीतिक शांति दूत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जवान जय किसान। संत युवराज जी का ये खुलासा कई मायने मतलब है इसकी। अगर मैं अपनी निजी राय कहूं तो एक संत होने के नाते जब ये ऑफर उनके पास आया था उसी वक्त देश को बताना चाहिए था, लेकिन वो वीडियो में कह रहे हैं कि मैं राकेश टीकैत जी के पास गया था, उनसे 1 मिनट का टाइम लिया, मैंने उनको ऑफर दिया। खैर, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि राकेश टीकैत जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसान के साथ हैं और मेरा मकसद सिर्फ 3 बिलियन वापसी है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि संत युवराज जी के पास जब ये ऑफर आया था तो सरकार की मध्यस्थता के लिए आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया? ये कई सवाल है जो सवाल उठने चाहिए। और अगर जब उनको चुना गया तो एक संत होने के नाते उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार क्यों किया कि मैं मध्यस्थता करने जाऊं और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए राकेश, मैं इसको सेटिंग का नाम दे सकता हूं कि सेटिंग करने जाऊं, राकेश टीकैत जी को सेट कर लूं, जो सीधी सीधी शब्द है उनके वीडियो के हिसाब से, अगर मैं उसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूं तो। हमारे साथ हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, संत युवराज जी का एक वीडियो आया कल जिसमें उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उनको कहा कि आप जाके राकेश टीकैत के पास जाइए और इस आंदोलन को ख़त्म कराइए, 80 करोड़ तक का ऑफर दीजिए और आप चाहे तो इस ऑफर को बढ़ा भी सकते हैं। उन्होंने वीडियो प्रॉपर जारी करके कहा है, जो वीडियो मेरे पास भी है। देखिए, इससे 2 चीज़ें हैं। एक तो सामने आपके सरकार का चरित्र आ रहा है। मैं नहीं जानता, मैंने वीडियो सुना नहीं है, पर जो आप कह रहे हैं मैं इस बात को सच मान ले रहा हूं। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार का कमीनापन, सरकार का निम्नतम स्तर तक गिरना, ये समझ में आ रहा है। और वैसे भी ये जो सरकार है हमेशा से पैसे के दम पर एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है, पैसे के दम पर सरकार बनाती है, सरकारें गिराती है। तो इसकी नजर में पैसे के अलावा कुछ नहीं है, धंधेबाज सरकार है। मतलब केवल धंधा करना जानते हैं, इंसानियत से, लोगों से, गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक 80 करोड़ की कि इसे बढ़ा भी सकते हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर 80,000 करोड़ भी किसान, जो मतलब इस किसान आंदोलन में राकेश टीकैत जी को दिए जाएं तो भी उनका एक बाल भी नहीं खरीद सकते, बाकी तो बात ही छोड़ दो। दूसरी बात, इस आंदोलन में ऐसे बहुत लोग हैं जो सामने हैं और ऐसे उनसे भी कई ज्यादा लोग हैं जो सामने नहीं हैं, इस आंदोलन के साथ साथ है, इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं। अगर एक आदमी जाएगा तो 4 आदमी आएंगे इस आंदोलन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो यह आंदोलन 1-2 व्यक्ति के आने जाने से खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, इस आंदोलन का कोई भी व्यक्ति बिकेगा नहीं। सरकार की गांठ में इतने पैसे नहीं है, वो अंबानी को, अडानी को, सबको लाके, उनकी तमाम दौलत है उसे भी लाके रख दे, तब भी एक भी आदमी बिकेगा नहीं। अगर नहीं है उसे यकीन तो कोशिश करके देख ले। वकील साहब, एक मेरा सवाल आपसे और है कि अभी जो खबर आई, कल की खबर है कि मोदी जी ने कहा कि अब तो 100 सरकारी संपत्ति है उसको भी लगा देंगे सेल पे, और देश में कोई भी, सरकार कहती है कोई सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, यानी कि पीएसयू पहले बिजनेस का काम था, अब सरकार कहती है बिजनेस करना का हमारा काम नहीं है। देखिए, जिस आदमी में बुद्धि ही नहीं है उसकी बुद्धि का क्या किया जाए। ये जो पीएसयू हैं, ये बिजनेस हैं, ये बिजनेस करने के लिए नहीं थे। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि देश में सरकार कैसी होनी चाहिए, देश में सरकार कल्याणकारी होनी चाहिए, लोगों के भले के लिए सरकार बननी चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, उनकी सामाजिक स्थिति जो है उसमें समानता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए ये जो पीएसयूज है ये खोले गए थे। इसमें रोजगार दिया गया था। इसमें तकरीबन 35 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसे पूरी तरह से मोदी सरकार तबाह करना चाहती है। ये बिजनेस करना कभी मकसद नहीं था। मकसद केवल ये था कि इनके माध्यम से एक तो जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कोयला है, जैसे तेल है,
जैसे आपके बिजली सेक्टर है, ये जो मुख्य चीजें हैं ये पूंजीपतियों के हाथ में ना चली जाएं, ये उद्योगपति निजी हाथों में ना चली जाएं। इसका जो है केवल अपने फायदे के लिए कुछ लोग इस्तेमाल ना कर लें। इसका जो फायदा है वो देश की जनता को, गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। इसलिए पीएसयूज बनाए गए थे, इसलिए रोजगार देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अगर सरकार ने धंधेबाजी ही कर रखी है और पूरे देश को बेचना ही कर लिया है तो जो चाहे जो अपने तरफ के लिए इसके आर्गुमेंट गढ़ सकती है। लेकिन उनका मकसद बिजनेस करना नहीं, लोगों को रोजगार देना था, देश को वाकई में आत्मनिर्भर बनाना था, जिसे अब मोदी जी चाइना का गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। वकील साहब, आपने पीएसयू की बात करी। देश के अंदर में जितने पीएसयू बने हो तो जनता के पैसे से ही बने हैं। बिल्कुल बने हैं। अब सत्ता पे जिसको आप चुन के भेजते हैं वो भी जनता का नुमाइंदा है। उसका क्या हक बनता है कि वो देश की जनता के पैसे के बने हुए कोई हक नहीं बनता, उसका कोई नहीं हक बनता। उसका हक ये है कि किस तरह से लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया जाए, किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में रोजगार है, जो पीएसयूज हैं, देश की जनता के गाढ़ी मेहनत की जो खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उससे बने हुए जो उद्योग हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं तो आप देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आपको देश में सेवा करने के लिए भेजा गया था, धंधा करने के लिए नहीं भेजा गया। आपको जो प्रधानमंत्री बनाया गया, जो सरकार बनाई गई है, वो धंधा करने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए। और ये जो सारे काम कर रहे हैं ये देशद्रोह के काम है, ये राजद्रोह भी नहीं है, ये देशद्रोह के काम है। देश को तबाह करने वाले हैं और ऐसा जो भी कर रहा है, और स्वाभाविक है कि कौन कर रहा है हर कोई जानता है, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। अगर आप पीएसयू की जैसे हम बात कर रहे हैं जो बेचे जा रहे हैं, अगर पीएसयू की वैल्यू आज की डेट में 1 लाख करोड़ है, सबको कूड़े के भाव में 10-10, किसी को 10,000 करोड़, किसी को 5,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने पीएसयू सेल पे लगाए गए हैं वो 2014 में साढ़े प्रॉफिट में थे, तो क्या उसको जानबूझ करके घाटा में किया गया और ताकि इसको कूड़े के भाव में बेचा जाए मित्रों को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये जो सारी चीजें की गई इसलिए की गई हैं जानबूझ के, ताकि जब आप इन्हें बेचोगे, जब कौड़ियों के दाम में अपने यारों को दोगे, तो आप लोगों को बता सको और लोगों को कह सको, लोगों की ओपिनियन ये बना सको कि भाई ये तो यार नुकसान में चली है, इससे देश का घाटा हो रहा है, आप इसे क्यों बेच रहे हो। अगर आप इन्हें देखें कि एक एक करके इन्होंने सब चीज का बेड़ा गर्क किया गया। सबसे पहले इन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल का बेड़ा गर्क किया गया। बीएसएनएल के पास में जितना उसका स्ट्रक्चर है, इतना 3 कंपनियों को मिला के स्ट्रक्चर नहीं है जितना उससे ज्यादा अकेले बीएसएनएल का है। लेकिन बीएसएनएल को तबाह कर दिया इन्होंने। जो 2G में और 3G में उसको नीलामी के समय उसको शामिल होना चाहिए था, उसको बिल्कुल उससे बाहर रखा इन्होंने। 4G में भी बाहर रखा, उसको शामिल नहीं होने दिया। लिहाजा नतीजा यह हुआ कि उसने जो मार्केट रेट पर खरीदे और उससे वो घाटे में चलता गया, उसकी जो आजादी थी उसको खत्म किया गया। अन्यथा जो पीएसयू, जो हमारा ये बीएसएनएल है, जिस समय 3G की बात चल रही थी उस समय हमारे इंजीनियर जो हैं बीएसएनएल के 6G पर काम कर रहे थे। मतलब कितनी एडवांस वो काम कर रहे थे। लेकिन जानबूझकर इतने बड़े, इतने जो प्राइम संस्थान को पूरी तरह, बहुत सिंपल था, क्योंकि जियो मोदी जी लेके आए और अंबानी का जो रिलायंस का जियो है उसके लिए वो सारा रास्ता बनाएगा और ये सारा उसी के खाते में जाएगा, अंबानी को बेचा जाएगा। ठीक इसी तरह से जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी घाटे में नहीं, ओएनजीसी नवरत्न कंपनियों में थी, मुनाफे में चलने वाली कंपनी थी। जानबूझकर 2 घाटे में चलने वाली कंपनियों को कहा गया कि ओएनजीसी खरीदे, ओएनजीसी ने खरीदा, वो घाटे में आ गई और धीरे 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 एक रशिया के साथ में इनका एक तेल उसका फील्ड का ओएनजीसी के साथ में समझौता हुआ। बड़ा घोटाला है उसमें, तकरीबन 35,000 करोड़ का घोटाला है। सर यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगा, जो विश्व की 100 कंपनियां हैं जो तेल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, उसमें ओएनजीसी का विश्व में 21वां स्थान है। नहीं, निश्चित रूप से। और ओएनजीसी अब से पहले इस देश में जितना उत्पादन होता था उसमें 65% जो कच्चे तेल का उत्पादन अकेले ओएनजीसी करती थी और बाकी जो है 65% वो प्राइवेट सेक्टर में करते थे, रिलायंस वगैरह जो भी हैं। तो इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी नवरत्न वाली कंपनी, इतनी मुनाफा देने वाली कंपनी, उनको लगातार घाटे में दिखाने का केवल एक मकसद है ताकि उनको कौड़ियों के दाम बेच सको। और जब बेचे तो जनता ये ना कह सके कि भाई ये तो जो है बेच के जो गलत कर रहे हैं मोदी जी। सब लोग ये कहें कि मोदी जी सही कर रहे हैं, क्योंकि दिखाना जरूरी है कि ये सब घाटे में चल रहे हैं और ये सब जानबूझकर किया गया है। इन सारी, अभी तो आप देखें कॉनकोर तो कितनी बढ़िया कंपनी है, कितनी प्रॉफिट में चल रही है, उस कंपनी को आप बेच रहे हैं। आप भारत पेट्रोलियम मुनाफे में चलने वाली कंपनी है, आपको डिविडेंड देती है इतना, उसे आप बेच रहे हैं।
तो हर कंपनी को बेच रहे हैं। इन्होंने देश से इनका कोई लेना देना नहीं है, देश के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, गरीब मजदूर किसान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल चंद उद्योगपतियों की गुलामी करनी है और उन्हीं की चौखट को ये सलाम करते हैं, उन्हीं के हवाले देश की तमाम संपत्ति को ये बेच रहे हैं। मैं सिर्फ जनता से ये कहना चाहूंगा, सब कुछ बिक जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए क्या बचेगा, इसको सोचना जरूर। इसलिए इस आंदोलन में साथ आपको देना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे आने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। आखिरी सवाल वकील साहब, आखिरी सवाल ये है कि जैसा कह रहे हैं कि ये सरकार न जनता की जिम्मेदारी लेगी, न कोई जिम्मेदारी नहीं, यह एक सरकार खाली इलेक्शन लड़ेगी, रणनीति बनाएगी और बस इनका काम है जनता के टैक्स से रोड बन जाए, सब बन जाए, सब प्राइवेट कंपनी को दे दो, उसके हाथों में दे दो, उसमें टोल भी लगे जनता का, टैक्स जनता से लेते रहो, सरकार मंत्री संतरी की ऐश मौज चलती रहे, इतना ही काम रह जाएगा। नहीं, फिर जनता को सोचना चाहिए, जब सब कुछ प्राइवेट ही होगा तो प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, इन मंत्रियों की क्या जरूरत है, विधानसभा संसद की क्या जरूरत है? हटाओ इन्हें, सब उखाड़ के फेंको, जाके तुम अपना काम करो, जब प्राइवेट है वही कर लेंगे सब कुछ। ये सोचना पड़ेगा जनता को कि जिस व्यक्ति ने सारे देश को धंधा बना लिया, एक मंडी बना लिया और तराजू के बिना ही बेच रहा है देश को, और जो कहता है कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दो वही सब कुछ बड़ा करेंगे। अगर प्राइवेट में ही सब कुछ बढ़िया करते तो जो आज लोगों को इलाज मिल रहा है वो इलाज इतना महंगा नहीं मिलता, जो आज बच्चों को शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा इतनी महंगी नहीं मिलती अगर प्राइवेट सब कुछ होता। जो क्षेत्र थे दो बहुत बढ़िया, चिकित्सा का क्षेत्र और जो उसका शिक्षा का क्षेत्र, जो धर्म का काम माना जाता था, आज की तारीख में सबसे बड़े धंधे बन गए हैं। तो प्राइवेट हाथों में जाने का मतलब यह है देश तबाह और बर्बाद, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए देश की जनता को इसे रोकना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोकना पड़ेगा। और जब सभी को दे रहे हो तो प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, उखाड़ के फेंको इस प्रधानमंत्री को और इसकी सरकार को। फिर वो आखिरी लाइन मुझे याद आती है दिनकर साहब की, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जाग जाइए। एक चीज और जोड़ता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।